नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आपने एक संस्कृत का श्लोक जरूर सुना होगा। मैं उसकी एक लाइन यानी कि आधा श्लोक आपके आगे बोलता हूं। कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि आपने सुना होगा, और इसका मतलब होता है कि आपका अधिकार तो सिर्फ कर्म करने पर है, ना कि फल पर आपका कोई अधिकार है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी को BPSC का प्रीलिम्स होना है। 12 फरवरी को BPSC का प्रीलिम्स एग्जाम है, और प्रीलिम्स एग्जाम 12 फरवरी को है, 68वें BPSC का। और इसके अंदर अब बहुत सारे दोस्त आखिरी स्टेज पर हैं बिल्कुल एग्जाम देने के लिए, और मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हमारी प्रिपरेशन ठीक है, क्या हम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं या फिर पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको दो सच्चाई बता देता हूं। एक, जो भी यहां पर ये मान के चल रहा है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, तो यस, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। और जो भी इस वक्त ये मान रहा है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो भी अपनी जगह सही सोच रहा है। तो ये दोनों ही बातें सही है। मतलब ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। जितना काम आपने करना था, यानी कि कर्म करने पर आपका अधिकार था, फल पर आपका अधिकार नहीं है। जितना काम आपने करना था आपने वो ऑलरेडी कर लिया है। अब सारा गेम है माइंडसेट का। जो ये सोचेगा कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और एक क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। याद रखेंगे, ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं की जाती, चीजों में लिंक होता है। कॉन्फिडेंस आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में क्लैरिटी देता है। ठीक है, आप स्पष्टता से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो उसके पीछे आपका एक कॉन्फिडेंस होता है, आपके पीछे डाउट्स नहीं होते हैं। जब डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं कि क्या मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूं या फिर नहीं हूं, जब ऐसे डाउट्स होते हैं दोस्तों, तो ये जो क्लैरिटी वाला पोर्शन है दिमाग में, ये दब जाता है। दिमाग में क्लैरिटी की जगह डाउट्स आने लगते हैं, उससे कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है। अरे नहीं, ए सही है, अरे नहीं, बी सही है। तो ऐसे करके, तो यानी कि अब सारी गेम है माइंडसेट की। अब अपने माइंडसेट पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, तो बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, हो सकता है आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो याद रखिएगा, आपका दिमाग आपको बार बार ये कहेगा कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है। जबकि इस समय कुछ भी मैटर नहीं करता है दोस्तों। मेरा यकीन मानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब भी आप एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आपने कुछ टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दिए हैं। आपको ये अज्यूम करके आप चलेंगे कि कुछ टॉपिक्स आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं लास्ट के 20 22 25 दिन में, और आपको लगेगा कि इन क्वेश्चंस में तो मैंने प्रिपरेशन की ही नहीं। अगर इन पोर्शन से, सिलेबस से यहां से क्वेश्चन आएगा, तो शायद आप या तो गलत करेंगे या फिर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में ये सारी बातें आएंगी। लेकिन आपने अगर अगर आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है और आप एक दो अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं, तो आपने भी ये चीज देखी होगी, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हों को आपने पढ़ा ही नहीं होता, और कॉमन सेंस के बेसिस पे आप उनका आंसर कर देते हैं। तो कॉमन सेंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका आप आंसर कर देंगे, यकीन मानिए। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपने रिवाइज नहीं किया, और अगर आपने 2 साल पहले भी कहीं रैंडमली कुछ पढ़ लिया हो, न्यूज़पेपर में, फोन चलाते हुए वक्त, इंटरनेट पे, कहीं पे, बस में, मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, या फिर कहीं पे अपने गांव में कोई पोस्टर छपा हुआ, किसी दोस्त से बात करते हुए, अगर आपने 2 3 साल पहले वो चीज देखी थी, सुनी थी, पढ़ी थी, वो भी एग्जाम में आपके दिमाग में आने लग जाएंगी। कब? प्रोवाइडेड आपका दिमाग शांत होना चाहिए। आपका दिमाग शांत होगा तो आप देखेंगे पिछले 3 4 साल की नॉलेज भी एग्जाम में हेल्प करती है। तो फिर यहां से ये सवाल, प्रश्न चिन्ह हट ही जाता है कि भाई आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। इसका मतलब क्या है? आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, तब भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो फिर भी नहीं आए, या फिर आप किसी तरह से उनको गलत कर बैठे। ये पूरी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप जब ये सोच रहे हो आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को कर देंगे जो शायद आपने पढ़े भी ना हो। उनको कर देंगे क्वेश्चंस को जो आपने रिवाइज भी ना किए हो अपने 2 3 4 साल पुरानी रैंडम नॉलेज के आधार पर। तो कभी भी अब इस समय पर यह सोचना बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप ये सोचें कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि अब आप एग्जाम
में अपीयर होने जा रहे हैं। तो ये सवाल तो होता ही नहीं है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। सिर्फ माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट, चाइनीज फिलोसोफर थे, मैंने एक लास्ट वीडियो में भी कहा था, फेमस चाइनीज फिलोसोफर है, वॉर स्ट्रेटेजिस्ट सुन जू। सुन जू एक चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट और फिलोसोफर है। उन्होंने कहा कि कोई भी जंग जीती जाती है एक्चुअल जंग को लड़ने से पहले। मतलब आप अपने दिमाग में पहले जीतते हैं, आप एक्चुअल में बाद में जीतते हैं। अगर आप एग्जाम में ये सोच के जाएंगे कि आप प्रिपेयर्ड हैं और आप प्रेशर हैंडल कर लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, एक और बात याद रखेंगे, एक पॉसिबिलिटी, सच्चाई से हमेशा अपने आप को हमेशा अवेयर रखेंगे। एक सच्चाई है कि पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि भाई मैं तो इतने क्वेश्चन कर दूंगा, और आप यकीन मानिए कुछ क्वेश्चन अगर उसमें से नहीं हुए आपसे, तो आपको प्रेशर फील होगा एग्जाम में कि हो सकता है सब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा, हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा। तो ये पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे हमेशा कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो आप कर भी नहीं पाएंगे और सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्लस माइनस का यहाँ पे आखिरी में गेम बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि आप नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे फिर भी गलत होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी लेके चलिए, इससे प्रेशर नहीं आएगा। इससे जो एक आइडियल सिचुएशन आप लेकर चलते हैं, और एग्जाम में जब कुछ हल्का सा क्वेश्चन में कहीं फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, उससे आप बचेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, पहली चीज सोचनी है आप प्रिपेयर्ड हैं। दूसरी सच्चाई लेकर चलनी है साथ में कि आप हमेशा अवेयर रहेंगे इस चीज से, कुछ क्वेश्चन आपके जरूर गलत होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको जरूर नहीं आते होंगे, ये एक पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और तीसरी चीज यहां पर याद रखेंगे, ये तो है एग्जाम में जाने से पहले की बात। एग्जाम में जब बैठ जाएंगे सेंटर में, अपनी चेयर पर, अपने बेंच पर, तो चीज याद रखेंगे वो ये कि जब आपको ये रियलिटी पता है कि कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आते भी नहीं होंगे, तो अब इस चीज से ध्यान रखना है, जब ये सिचुएशन बनेगी, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, कई बार ऐसा होगा आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आता, दूसरा पढ़ा नहीं आता, तीसरा पढ़ा नहीं आता, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगातार ऐसे होंगे कि आपको नहीं आते होंगे। तब अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों 4 तरह के सेट होते हैं, ए बी सी डी, 4 सेट होते हैं एग्जाम के अंदर। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा सेट हो जिसमें मुश्किल क्वेश्चन सारे एक साथ आपको मिल गए हों। तो यकीन मानिए अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन है और उसमें से अगर आपको लगातार 3 नहीं आते, तो 97 अभी भी हैं, और 97 में से भी सारे सही नहीं होंगे और सारे आपको आते भी नहीं होंगे। तो 97 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित जरूर करेंगे। तो आप ये मान के चलिए, अगर लगातार ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा, मैं मानता हूं इस बात को। 3-4 क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं लगातार तो प्रेशर क्रिएट होगा, और 3-4 क्वेश्चन कई बार गलत भी होते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं लगातार क्वेश्चन। लेकिन अपने दिमाग में ये बात याद रखेंगे, 4 सेट होते हैं एग्जाम में, और उनमें से कोई ना कोई सेट ऐसा है जिसमें ये लगातार क्वेश्चन आ गए हैं, कोई सेट ऐसा होगा ये चारों क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, कभी 11वें नंबर पे मिल गया, कभी 25वें नंबर पे मिल गया, फिर 45वें नंबर पे। तो वहां पर आपको प्रेशर फील नहीं होगा, जबकि एग्जैक्ट नंबर उतने ही है क्वेश्चन के, क्वेश्चन तो उतने ही हैं, सीक्वेंस की वजह से भी प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस रियलिटी से भी अवेयर रहेंगे, इस रियलिटी को भी पूरी तरह से अप्रूवल करके देके जाएंगे घर से ही कि ऐसा हो सकता है। और ऐसे में जब ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं आता यानी कि आगे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आते होंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज से नहीं घबराएंगे जब लगातार क्वेश्चन गलत हो या फिर लगातार ना आते हों। यह है एग्जाम में बेंच पर बैठने की बात का सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है एग्जाम में बेंच पर बैठने के बाद, वो ये कि अब आपको यह देखना है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है, आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 1 गो में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 1 गो में मतलब एक ही बार में 1 से 100 तक वो क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और वो साथ साथ आंसर मार्क करते जाएंगे। तो वो लोग एक तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। आपने जैसे प्रैक्टिस की है, मॉक्स लगाए हैं, वहां से ये चीज डिसाइड होती है, पहली बात। चलिए, मैं
रेकमेंड करूंगा और जो मैं पर्सनली खुद भी फेवर करता हूं वो ये, सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स पकड़िए, यानी कि सबसे आसान चीजों को पहले करिए। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में वन गो में हो रहे हैं उनको करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा अगर इसको थोड़ा सा 2 बार और पढ़ेंगे, 1 बार और पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, उसके ऊपर कोई निशान लगा दीजिए, कुछ इस तरह का निशान, कुछ इस तरह का निशान, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेकंड गो में उन क्वेश्चन को करिए, यानी कि अब आपको एग्जाम 2 स्टेप में करना है। दो, आप 3 भी कर सकते हैं, कोई कोई 3 स्टेप में भी एग्जाम करते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन जो देखते ही लग रहा है, देखते ही बन रहे हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चन को करेंगे वन गो में। सेकंड गो में, ठीक है, सेकंड गो में उन क्वेश्चन को करेंगे जिनको आपने रिव्यू के लिए डाला था, मार्क किया था, जिनके ऊपर आपने कोई निशानी लगाई थी कि इसको मैं देखूंगा, ठीक है। तो 2 फेजेस में क्वेश्चन को करने से क्या होता है, क्वेश्चन पेपर को करने से वन गो में जब आप करते हैं तो आसान आसान चीजें आपकी हो जाती हैं, तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई इतने क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करके साइड लगा दिए हैं। सेकंड गो में अब यहां पर बात आती है, अब आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं विद इन द प्रोसेस। यहां पे वन गो में जब आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया तो आप बस पेपर को कर रहे हैं, कुछ आपके अंदर एनालिसिस नहीं चल रहा है। यहां पर एक कैलकुलेशन चल सकती है। जब वन गो में पेपर आप कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि जितने क्वेश्चन आपने वन गो में लगाए हैं उसमें से मैक्सिमम सही होंगे। तो जब आपको पता है कि वन गो में आपने इजीएस्ट क्वेश्चन लगाए हैं, पहली बात इजीएस्ट जो सबके लिए इजी है वो क्वेश्चन आपने लगाए होंगे। दूसरे क्वेश्चन आपने कौन से लगाए होंगे, जो देखते ही आपको आते होंगे, जो यू नो, ठीक है, जो आपको बिल्कुल ऑब्वियसली लगे, यू नो ऑब्वियसली, ठीक है, वो क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकता है और ये मॉडरेट भी हो सकता है, ठीक है। देखिए इजी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम लोग लगाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुश्किल होंगे या मॉडरेट होंगे, लेकिन वो आपको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपको आता होगा। हो सकता है 10 लोगों को, 5 लोगों को ना आते हों। तो यानी कि वन गो में कौन से क्वेश्चन होंगे, एक जो कि इजी है, दूसरे वो क्वेश्चन जो कि आप देखते ही लगा पा रहे हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैंने ऑलरेडी इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं जिसमें से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन क्या होंगे, करेक्ट क्वेश्चन होंगे। आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, मैक्सिमम जहां से करेक्ट होने हैं उनको आपने एक साइड में कर दिए इतने क्वेश्चन। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन पे ये स्टार मार्क रिव्यू के लिए छोड़ा था, 20 क्वेश्चन आपने अगर छोड़ दिए तो अब आपको एक चीज पता रहेगी, अब आपको यह पता होगा कि आपको रिस्क कहां पर लेना है, आपको रिस्क कहां पर लेना है। और यहीं पर आती है एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कि कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना है। पहली बात सच्चाई से दिमाग में बिठानी है, सब सच्चाई दिमाग में बिठानी है कि सारे क्वेश्चन हमें आते भी नहीं होंगे, सारे करने भी नहीं है, और कुछ गलत भी होंगे। बिल्कुल अवेयर रहना है, प्रेशर क्रिएट होने से बचना है। दूसरा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अगर आप फेजेस में एग्जाम को वन गो में, सेकंड गो में, 2 फेजेस में, 3 फेजेस में आप अगर एग्जाम को लगाएंगे तो आप कैलकुलेटेड रिस्क, आपको पता होगा कि आपने जो 20 क्वेश्चन छोड़े हैं यहां पर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क आपने लिया है। अब कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है, कैलकुलेटेड रिस्क आखिर एग्जाम में कैसे लिया जाता है, तो वो इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि कोई 50% क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 में से आपको पता है कि भाई ये 2 तो 100% सही है, 2 का आपको पता है कि ये इनमें कुछ डाउट है, या फिर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो 50% पे आप खेल सकते हैं। तो ये हो गया कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे 50%, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे हैं 4 में से। और आप देखते हैं कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, तो बीपीएससी में 5 ऑप्शन है, तो यहां पर आपने अगर मान लीजिए 3 एलिमिनेट कर दिए तो 2 में आप फंस गए, तो 2 में आप 50% लगा सकते हैं। और तीसरी चीज याद रखेंगे, बीपीएससी में कैलकुलेटेड रिस्क अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि बीपीएससी में भी अब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये पेपर जो आप दे रहे हैं ये नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो अब प्रोसेस है पेपर को अटेम्प्ट करने का विद कैलकुलेटेड रिस्क, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बीपीएससी में अब नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए ये हमने देख लिया
कैसे हमें अप्रोच करना है। अब एक बार और देखते हैं कि हमें आखिर क्वेश्चन पे जब जाएं, ये तो हमने बातें ध्यान रखनी है, ये वो बातें हमने देखी है, ये ब्रॉड देखा प्रोसेस, ब्रॉड प्रोसेस क्या होना चाहिए, 1 गो या 2 गो। अब और डिटेल में जाते हैं, जूम करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कि आखिर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चंस आपको जो एग्जाम में मिलते हैं वो 2 तरह के मिलते हैं। एक, आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यहां पर आपको एक्स वाई जेड कोई स्टेटमेंट होगी, फिर यहां पर आपको ए बी सी डी, मतलब आपको सीधा 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन होंगे कि भाई आप बता दीजिए इंडिया का कौन सा स्पेस मिशन है जिसमें इंसान को स्पेस में छोड़ा जाएगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे नाम लिखे होंगे, गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, जो भी होगा यहाँ पर ऑप्शन होंगे, आपको एक सिलेक्ट करना है। दूसरे क्वेश्चन कौन से होते हैं? दूसरे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पहले एक्स वाई जेड कोई स्टेटमेंट होगी, उसके बाद नीचे आपको और स्टेटमेंट मिलेगी, इसके बाद और स्टेटमेंट मिलेगी, इसके बाद हो सकता है 3 स्टेटमेंट हो, और फिर नीचे आपको ए बी सी डी ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, ई भी ऑप्शन होगा बीपीएससी में। तो जब यहां पर ऑप्शन होंगे तो 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन में फैक्ट इजी है, क्योंकि ये फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, यहां पर फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे, तो फैक्ट अगर इजी है तो आप इसके अंदर तुरंत इसको कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पूछ लिया डिफिकल्ट, पूछ लिया, तो डिफिकल्ट फैक्ट में अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पता भी नहीं है कि किस तरह से एलिमिनेट करें। अगर एलिमिनेट कर पाए, क्योंकि इनमें कम प्रोबेबिलिटी होती है एलिमिनेट कर पाने की, लेकिन कई बार आप देखकर एलिमिनेट कर देते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसे अगर एलिमिनेट करके आप 50% पे लाकर फिर रिस्क ले सके तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ज्यादा डिफिकल्ट लगे कि सिर्फ एक एलिमिनेट हो रहा है, 3 बच रहे हैं और कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में रिस्क आपको उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। या फिर आप अपने इंट्यूशन पे, अपनी नॉलेज पे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे लग रहा है 90% लग रहा है, तो आप लगा सकते हैं, रिस्क इसमें ले सकते हैं। फिर उस केस में, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, जनरली बात करेंगे अगर, तो फिर इसमें रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है, एलिमिनेशन इसमें इतना आसान नहीं होता है। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अगर देखें तो पहली स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी, तीसरी स्टेटमेंट पढ़ी, जैसे ही आपको लगे, सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चन को यहां पे जाना है और देखना है कि पूछ क्या रहा है। कहता है कि गांधी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, गांधी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट, यानी गांधी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। यहां से जंप करके सीधा इनको नहीं पढ़ना है, सेकेंड स्टेप में इनको नहीं पढ़ना है। यहां पर जो होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ते ही सबसे पहले हमें कहां आना है, लास्ट की स्टेटमेंट पे, और देखना है कि ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब इससे क्या होता है, इससे टाइम बचता है। कई बार हम इस लाइन को पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर हम यहां पर आते हैं, फिर कहता है इनकरेक्ट पूछ रहा है, फिर हमारा दिमाग पजल हो जाता है, फिर हम इनकरेक्ट के हिसाब से, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ लिया तो अब गलत क्या है उस हिसाब से फिर पढ़ते हैं, तो ऐसे में 2 रीडिंग हो गई। तो इसीलिए सिंपल प्रोसेस रखना है। सबसे पहले गांधी जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, नीचे आएंगे, यहां पर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट और इनकरेक्ट, जो भी है करेक्ट पूछेगा, तो ठीक है। अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे इन स्टेटमेंट्स को। करेक्ट पूछ रहा है तो उसी दिमाग को पता है, पढ़ेंगे। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो भी हम इन पर करेक्ट वाले दिमाग से इसको पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे अगर करेक्ट पूछ रहा है, मान लीजिए पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सबसे पहले देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे ही लगे अच्छा पहली तो इनकरेक्ट है, या फिर अगर पहली सही है, जैसे ही नीचे लगा दूसरी इनकरेक्ट है, ठीक है, पहली सही है, दूसरी जैसे ही लगे अरे इनकरेक्ट है, कोई भी एक स्टेटमेंट अगर तीनों में से मिले कि इनकरेक्ट है, सबसे पहले फिर भागना है नीचे ऑप्शंस पे। नीचे की अगर आपको पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट मिल गई तो 2 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ऑप्शन पे भागना है, जहां जहां पर 1 है, जहां जहां पर 1 है, उसको एलिमिनेट करना है। ऐसे करने से हो सकता है 2
दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएं ये दो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। उसके बाद फिर आपको इन दो को पढ़ना है। हो सकता है इनमें से कोई और ऐसी हो जो फिर से एलिमिनेट करवा दे, या हो सकता है पहले ही क्वेश्चन से तीन ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाए, तो टाइम बचता है इससे। ठीक है, इन स्टेटमेंट वालों को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अब कुछ जनरल बातें जो आपको याद रखनी है, अब कुछ जनरल बातें जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त याद रखनी है। वो बातें कौन सी हैं? वो बातें ऐसी हैं जो बच्चे दरअसल अक्सर गलती करते हैं। पहली बात, स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ना है। कंप्लीट पढ़ना है यानी कि कई बार हम आधी स्टेटमेंट यहां तक आते हैं, हमें लगता है अरे यार ये तो ये पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर ये है। लेकिन कई बार वो आधी स्टेटमेंट ऐसी देता है कि उसकी आधी जो अगली स्टेटमेंट होती है वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, उससे पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक है, उससे पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलेगा कि ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोट यंग इंडिया अ पॉपुलर बुक। ठीक है, यंग इंडिया अ पॉपुलर बुक। यंग इंडिया शब्द देखते ही आपके दिमाग में गांधी जी आएंगे, आप आंसर लगा देंगे, लेकिन बुक लिखी थी लाला लाजपत राय ने। तो आपको सेंटेंस कंप्लीट पढ़ना है। पहली बात, सेंटेंस स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़नी है। लग रहा है कि बहुत इजी है और इसका आंसर तो यही है, तब भी आखिरी छोर तक जाकर स्टेटमेंट को कंप्लीटली पढ़ना है। दूसरी बात याद रखेंगे, ये देखेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है, व्हाट पूछ क्या रहा है, फैक्ट क्या पूछ रहा है, उस पे आपका फोकस होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, व्हाट आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा आपको याद रखना है कि करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है। और चौथी चीज आपको याद रखनी है, चौथी चीज कि जब भी स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो यहीं पर राइट है या रॉन्ग है ये मार्क करते चलें, ये मार्क करते चलें। इससे क्या होगा, कई बार होता है कि हम मार्क करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर होता है बी, लगा के आते हैं सी, मतलब हमने एलिमिनेट सही करे। दिमाग में हम जब कर रहे हैं पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, तीसरी गलत है, आंसर होगा ओनली 1 एंड 2, ये हमने दिमाग में निकाल लिया, लगा के आ जाएंगे 1 2 3, ऐसा होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, स्टेटमेंट के आगे ही राइट का और रॉन्ग का निशान मार्क करेंगे, ताकि फाइनल ऑप्शन लगाते वक्त आप सीधा देखें ऊपर, आपने पढ़ी ये जैसे ही देखेंगे राइट पूछ रहा है, ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऑप्शन मार्क करते वक्त गोले जब भरते हैं, सर्कल्स मार्क करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, उस हिसाब से अपने जो सिंबल आपने बनाए हैं राइट और रॉन्ग वाले, उनके हिसाब से गोला सही से भरेंगे। गोला भरना फाइनल हमारा काम है, सही से गोला भरना, पूरे साल की मेहनत वो बस आपको एक गोले पे जाके टिकती है। आपका गोला इधर हो गया, गलती से इधर हो गया, तो पूरा गेम खराब कर देता है। तो इन चीजों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त दोस्तों ध्यान रखना है। और अब फाइनल और आखिरी बात जो है वो ये कि अब आपको, क्योंकि अब समय नहीं है तो समय ना होना भी अच्छी बात होती है। हमारा दिमाग फोकस में आता है जब समय कम होता है, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो उनका ऑप्टिमाइजेशन जरूरी हो जाता है, इसीलिए जब टाइम कम हो तो उसका ऑप्टिमाइजेशन जरूरी हो जाता है। तो यहां पर याद रखना है, अब क्योंकि कल एग्जाम है तो अब क्या करना है, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। प्रायोरिटी दिमाग शांत रखना है। बहन से झगड़ा हो गया, भाई से झगड़ा हो गया, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने घर के आगे गाड़ी पार्क कर दी, किसी ने रास्ता नहीं दिया सुबह जाते वक्त, दिमाग शांत रखना है, पानी की तरह शांत। अपने आप को बुद्ध समझना है, अपने आप को बुद्ध समझिए, अब महात्मा बुद्ध समझिए अपने आप को। 2 दिन शांत दिमाग रखेंगे, पानी की तरह शांत दिमाग रखेंगे। तीसरा, शाम का खाना हल्का खाएंगे, शाम का खाना हल्का खाएंगे तो सुबह एक एक्टिवनेस रहेगी, नींद रात को सही से आएगी। और अगर कोई आपका पेट गड़बड़ होने की कोई प्रोबेबिलिटी हो, कोई चांस हो सुबह या शाम को, रात को, वो भी संभावना खत्म हो जाएगी। शाम को हल्का खाना खाएंगे, खिचड़ी सलाद जो भी आपका मन करे, खिचड़ी दलिया सलाद आप ले सकते हैं, शाम का खाना हल्का खाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज जो आपको शायद ही कोई बताएगा और जो बहुत बारीक चीज है जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो ये दोस्तों, अपने आप को है ना सिस्टम में लेके आइए। आज का ये जो दिन है ना, आज का जो दिन है, पढ़ाई
जितनी भी हो कोई मैटर नहीं करता। दिमाग जितना शांत होगा पानी की तरह, उतना दिमाग सोच पाएगा एग्जाम में, क्लैरिटी उतनी आएगी, उतने ही सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, और उससे ही एफिशिएंसी बढ़ती है एग्जाम के अंदर। तो सिस्टम में अपने आप को लेकर आए, शांत रहना भी सिस्टम में लाना है, खाना कम खाना भी इसी सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम में आने से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, समय से पहले अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे कि रात को जाने का, सुबह जाने का जो शेड्यूल है, क्या सामान लेके जाना है, बैग जो लेके जाने हैं, कुछ खाने का बिस्किट नमकीन कुछ लेके जाना है तो रात को लाकर रखें, सुबह के लिए कुछ भी ना छोड़ें। अपनी मम्मी को बता दें कि सुबह मुझे ये लेके जाना है, तो आपकी मम्मी भी आपके हिसाब से उठ जाएं और उस हिसाब से आपको टाइम पर चीज़ मिल जाए। और अगर आपकी माता जी नहीं उठ सकती हैं तो आप उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, रात को ही, रात को ये सारी चीज़ें करेंगे। और रात को ही कल के जो आपका बैग है, जो आपका बैग होगा, पानी की बॉटल होगी, पाउच होगा, क्या क्या लेके जाना है, घड़ी कौन सी लेके जाएंगे, ये सब रात को फिक्स होना चाहिए। सुबह आपका काम बस इतना होना चाहिए कि सुबह उठे, नहाए, मंदिर गए, हाथ जोड़े, जो भी आपको करना है पूजा पाठ वो करिए, आशीर्वाद लीजिए। और सिर्फ इतना करने से ही आप, इतना करते ही आप तैयार हों, बैग उठाएं और चलें एग्ज़ाम की तरफ बिल्कुल शांत मन से। और इस बीच कुछ भी अपने दिमाग में नहीं सोचना है कि ये छूट गया, ये पढ़ लेता हूँ। ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको ये ज़रूरत है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। और सभी दोस्तों को स्टडी आई क्यू पीसीएस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देंगे। और आई होप जो मैंने आज ये बातें डिस्कस की हैं, ये सिर्फ बीपीएससी पर लागू नहीं होती हैं, ये जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उन सभी चीज़ों पर, सभी एग्ज़ाम पर ये सारी स्ट्रैटेजीज लागू होती हैं। और स्ट्रैटेजी वीडियो हम लाते रहेंगे हर चीज़ों पर। और स्टडी आई क्यू पीसीएस को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट दोस्तों, सभी दोस्तों को स्टडी आई क्यू पीसीएस की तरफ से जय हिंद।